सर शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। जी मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2019 मई जून। ठीक है, आप ही लोगों ने बोला है कि ये ईयर कराया जाए, तो मैं यही ईयर करा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले 1 आवर था। ठीक है, क्वेश्चन वही 4-0 थे, लेकिन टाइम कम था। अब आपको टाइम ज्यादा दिया है और क्वेश्चन जो है वो आपके अ, वही के वही हैं। और ऑप्शन बी, सेक्शन बी भी खत्म कर दिया गया है अब तो चलें जी। पहला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ एन इनर्ट गैस इज इंक्रीज। नोबल गैस को लिया गया है। नोबल गैस को जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब है नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब होता है आइडियल गैस। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वो देख लें पहले आप। ये ग्राफ होता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ होती है एनर्जी और यहाँ होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और बेटा इस एनर्जी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ये कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ये कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल इधर है। लेट सपोज ये मॉलिक्यूल 1000 लिखा है, 1000 है। अब आपसे पूछा, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा। सर डिक्रीज हो जाएगा ना मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अच्छा जी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप याद रखेंगे डिड डी और इड डी। याद है आपको, मैंने आपको कहा था जब भी अ, इस तरह का सवाल आएगा बोलते बोल्ट्जमैन। डिक्रीज इंक्रीज वाला। जी जी बेटा, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये क्या तरीका। अगर आपने डिड डी इड डी याद कर लिया, तो आपको ये सवाल आसान आराम से हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, फर्स्ट पार्ट इंक्रीज, सेकंड पार्ट डिक्रीज, थर्ड पार्ट डिक्रीज। अब ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या चीज है, ये देखें। ये कहलाता है फर्स्ट पार्ट, ये वाला। बीच वाला कहलाता है सेकंड पार्ट, और ये कहलाता है सी पार्ट। तो बताइए, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, दोबारा देखिएगा, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर of inert gas, what effect does this have on the number of molecule with the most probable energy? Number of molecule with the most probable energy, बताइए क्या ये मॉलिक्यूल, ये पीक इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डिक्रीज। डिक्रीज होगी ना सर। डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये हुआ डिक्रीज डिक्रीज। सही है। अच्छा, अब ये सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी कम होगी। बढ़ेगी ना सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो जाएगी। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इंक्रीज। सही। इस लिहाज से आपका बी आंसर सही हुआ। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है। जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, a sample of element X is analyzed using mass spectrometry. The mass spectrum obtained is shown. What is the relative atomic mass of this sample of X? भाई 112 मल्टीप्लाई बाय 3, 114 मल्टीप्लाई बाय 56, 115 मल्टीप्लाई बाय 41। बताइए क्या आंसर आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करके। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। बोलो बेटा, 114 मल्टीप्लाई बाय 56।
6,384. 6,384 बेटा 115 मल्टीप्लाई बाय 41 4,715. 15 15. 15 अच्छा बेटे अब अब आप इन दोनों को तीनों को ऐड कर दीजिए बेटा तीनों को ऐड कर दीजिए एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस क्या है आपने सर ऐड करके आ रहा है 11,435. 11,435 सही है तो ज्यादा नहीं आ रहा है तो 4,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, डिवाइड बाय हाँ 100 करेंगे तो फिर ये आंसर बे, आएगा। हाँ बेटा वो कर रहे हैं ठीक है लेकिन ये अच्छा हाँ ठीक है 10,000 तो ऐसे ही हो गए 11,000 तो 114.35 डी इज द आंसर कितना फर्क आ रहा है देखें एक 114 सारे 114 हैं 0.0 0.2 0.4 तो 354 के बराबर होगा चलिए क्वेश्चन सर नंबर 3 डिक्रीज क्यों आपने कहा था? क्या चीज दोबारा बोलिएगा 1 पे डिक्रीज क्यों कहा था? क्या डिक्रीज कहा था मैंने फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम में मैं समझा क्वेश्चन नहीं 1 बेटे में से। अच्छा क्वेश्चन 1 में मैंने क्या कहा था डिक्रीज नहीं मैंने तो ये कहा था ना जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीक हाइट कम हो जाती है ना जी सर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिक्रीजेस ठीक है सही है सर। अच्छा जी इसका डी आ गया अब क्वेश्चन नंबर 3 वॉशिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ठीक है जी इन अ टाइट्रेशन अ सॉल्यूशन containing 1 gram of this washing powder requires 7.15 cm cube of sulfuric acid for the complete reaction. The sodium hydrogen carbonate is the only ingredient that react with the acid. What is the percentage of mass of sodium hydrogen carbonate in the washing powder? चलिए जी अगर आपने इसको ऐसे ही पढ़ लिया तो फिर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते टेक्निकल तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं उनमें से एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब आपने वॉशिंग पाउडर को पानी में डिजोल्व किया ठीक है इन डाइजेशन अच्छा और ब्यूरिट में डाला आपने H2SO4 आपके पास वॉल्यूम है 7.15 आपके पास है कंसंट्रेशन 0.1 आप इसके मोल निकाल लेंगे ठीक है जी तो आपसे कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर में जो भी रिएक्ट करेगा ना सल्फ्यूरिक एसिड वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हो उसके बाद पूछ रहे व्हाट इज द परसेंटेज मास जी ठीक है जी चलिए सबसे पहले निकालेंगे स्टेप 1 मोल ऑफ H2SO4 बेटा 7.15 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 बोलो बेटा क्या आंसर आएगा सर 7.15 एक्सपोनेंट -4. एक्सपोनेंट -4 मोल आ गया ठीक है अच्छा अब ये तो पूरा रिएक्ट किया है ना तो पूरा ही रिएक्ट किया द सॉल्यूशन ठीक है अच्छा अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2SO4 का मोल रेशियो निकालना पड़ेगा आपको तो देखिए सोडियम ग्रुप 1 का है तो मुझको ऐसा लगता है कि H2SO4 रेशियो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ 2 आएगा यहाँ 1 आएगा अब आपने मोल रखे यहाँ पे 7 सर 1 और 2 कैसे आएगा? बेटा देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है -2 और सोडियम है +1 बात समझ आ रही है तो अच्छा मैंने सही है ना तो इस तरह से रेशियो निकाल लेते हैं कि सल्फेट की -2 है सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 है तो डेफिनेटली 2 चाहिए होंगे ना एक सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छा जी यहाँ लिखा x क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप निकालेंगे मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले बेटा क्या आ रहा है 1.43 एक्सपोनेंट -3. आपने बोला है 1.43 इंटू 10 टू पावर -3
बेटा यही बोला है ना आपने? जी सर। ठीक है जी, मोल आ गया। अब स्टेप 3 है ग्राम, राइट? ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। बेटा एमआर कितना होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? 84। 81 है बेटे? 84। 84। 84 मल्टीप्लाई बाय 1.43 इंटू 10⁻⁻3। बोले बेटा क्या आएगा? 0.12। 0.12 ग्राम। चलिए जी, अब अगला स्टेप है परसेंटेज का। परसेंटेज इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 12% आएगा सर। 12। 12%। बेटा इसकी मार्किंग इसी में चेक करना, यही आंसर है? यह है स्टेप 1। यह है स्टेप 2। जी सर यही है। अल्हम्दुलिल्लाह। यह है स्टेप 3। यह है स्टेप 4। मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपसे द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ नियॉन ऑक्युपाई अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। नियॉन, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 10। 10। तो 1s2, 2s2, 2p6, बस सर 2p6 2p6, नहीं होगा। राइट? 2p6 ही होगा। Which was the relative energy and shape of this orbital? The outermost electron in an atom of neon occupies a particular orbital. तो मेरे पास तो ये आ रहा है p ऑर्बिटल, ठीक है, आखिर में p आ रहा है, तो ये सही है, ये सही है। अच्छा, अब आप दोनों में फर्क क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटेड टू अदर ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। बताइए s की एनर्जी ज्यादा होती है p की? p P। की। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे ऑर्बिटल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है? तो जी आपके पास ए आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच पेयर, इन विच स्पीशी इज देयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखिए कार्बन कौन से ग्रुप में है बेटे? 4 4। 14 14, ठीक है, यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया। अरे यार एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैंने लिंक एक को नहीं भेजा, भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया, सॉरी। अच्छा ठीक है जी, अब ये +3 आ गया ना। +3 का मतलब ये हुआ बेटा कि वो जो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया गया। अब CH3 माइनस, CH3 माइनस का मतलब ये हुआ कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। CH4 का मतलब ये हुआ कि माशाल्लाह से चारों इलेक्ट्रॉन फेल है, चारों बॉन्ड बने हुए। बताइए किसमें लोन पेयर दिख रहा है आपको? C। सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर हो गया सी सही। सर ए में भी तो हो सकते हैं, ए की भी तो 3 ए में वैलेंसीज हुई हैं बेटे बस। लोन पेयर है, ए में लोन पेयर दिख रहा है आपको या अनपेयर दिख रहा है? अनपेयर्ड है। लोन पेयर चाहिए ना। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड न्यूमेरिकल आ गया। When an evacuated tube of volume 400 was filled with a gas, ठीक है जी, एक खाली ट्यूब थी, उसके अंदर आपने पहले सारी गैस निकाल ली, फिर क्या करा आपने? इसके अंदर एक नई गैस भरी है, ठीक है। प्रेशर भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। अच्छा, मास ट्यूब का इंक्रीज हो गया 0.65, तो इसका मतलब है ये गैस का मास हो गया। व्हाट वुड बी द आइडेंटिटी ऑफ द गैस? आपने लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू NRT। तो N इज इक्वल टू PV ओवर RT।
सही है जी। एन का फॉर्मूला होता है ग्राम ओवर एम आर, पी वी ओवर आर टी। सो एम आर का फॉर्मूला बन गया, एम आर इज इक्वल टू जी आर टी ओवर पी वी। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे बेटे। सर 40 आ रहा है हमारा। 40 एम आर आ रहा है, तो ये एक मिनट चेक कर लेते हैं। 0.65। आर की वैल्यू क्या ली है आपने? 8.31। जी सर। टेम्परेचर कितना लिया आपने? 300। अच्छा जी, प्रेशर आपको दिया हुआ है किलो पास्कल में, जबकि आपको चाहिए पास्कल में, तो एक्सपोनेंट तो 3 में ले लेंगे। एक्सपोनेंट 3 में ले लेंगे। शाबाश। अच्छा, वॉल्यूम कितना है? 400 सीएम क्यूब। बेटा डीएम क्यूब माइनस बनाने -6 लिख लेंगे। क्या आंसर आ गया? 40। तो बताइए इन चारों में से आर्गन। आर्गन का है ये, तो इसका मतलब ये हुआ इसका ए आंसर होगा। ए आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच कंडीशंस विल नाइट्रोजन बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस? बताएं पार्टिकल दूर दूर कब होंगे, हाई टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में? लो। हाई टेम्परेचर। हाई हाई टेम्परेचर हाई में हाई। पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर का मतलब आइडियल। जब आप दूर रहते हैं तो आइडियल होते हैं, करीब आ जाते हैं तो आपकी औकात पता चल जाती है आप किस तरह के हैं। तो लिहाजा आइडियल वो है जो दूर है। तो दूर कब होंगे? हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। अच्छा बताइए, लो प्रेशर पे पार्टिकल दूर हो जाएंगे कि हाई प्रेशर पे? लो लो पे प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ा। लो। लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, इंटरनल प्रेशर की बात नहीं हो रही। ठीक है जी, तो भाई बी आंसर हमें इस हिसाब से सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। आप ये तीसरा न्यूमेरिकल आ गया। टू रिएक्शंस एंड देयर एंथैल्पी चेंजेस आर शोन। ठीक है जी। These data can be used to calculate the enthalpy change for the reaction shown. What is the value of x? अच्छा जी, अब आप देखें, गौर से देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ऊपर देखें, इक्वेशन आपके पास दी हुई है, 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन C2H4। अच्छा जी, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से लिंक करना चाहें तो इससे बना सकते हैं हम C2H4। बात समझ आ रही है? और इससे बना सकते हैं C2H4। इसका नाम है H1। H1 है 52.2। इसका नाम रख देते हैं H2। ये है -175.8। H3 निकालनी है। बताइए रिजल्टेंट कौन सा है? 52.1। H1। H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। आपको निकालना क्या है? H3। H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो भाई H1 कितना है? 52.2 माइनस -175.8। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? डी वाला 220। सर पॉजिटिव 228। 228 आंसर आ रहा है। टू बेटा आंसर मार्किंग स्कीम से देखते रहना, अगर कोई गलत है मुझे बताना। ठीक है, सही। ये हो गया। ठीक है मेरा बच्चा, ये आपका आंसर आ गया। समझ सर आ? हाँ बेटा बोलो मुझे। सर C2H2 से C2H4 कैसे बनाया? देखो मेरी बात सुनो गौर से। यहाँ देखो सवाल में ये कह रहा है 2 कार्बन से C2H4 बन गया, 2 कार्बन से C2H4 बन गया। फिर ये कह रहा है कि C2H2 से C2H4, तो C2H2 से C2H4। अच्छा सही है सर, समझ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल लग रहा है। ठीक है। इथेन डायोइक एसिड, ये आप A2 में पढ़ेंगे, कैन बी ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। ठीक है जी, आपको दिखा भी दिया है इसने, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीज सल्फेट। ठीक है जी।
In this reaction, each ethylene dioxide molecule loses 2 electrons as it is oxidized. A half equation of this is shown. How many water molecules are produced when 5 ethane dioic acid are oxidized by KMnO4? बेटा ये तो सवाल है रेडॉक्स का, ठीक है, और मोल्स का। आइए इसको देखते कैसे करेंगे। ये आ गया KMnO4, KMnO4 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पोटाशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट। इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं बेटे। ये आ गया KMnO4, सर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 नहीं होगा? K2SO4 होगा मेरा बच्चा, H2SO4, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या इसमें दूसरी इक्वेशन का कुछ भी डाला है मैंने? कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अच्छा, सवाल में कितना बोला है इसने? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल व्हेन 5 इथेन डाइयोइक एसिड। इसका मतलब है यहाँ 5 होगा। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन को हम आराम से मैनिपुलेट कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आइए ऊपर वाली इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। यहां से पोटाशियम निकाला मैंने तो बन जाएगा MnO4 माइनस, ये आ गया H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, ये आ गया सल्फेट 2 माइनस, ये आ गया K पॉजिटिव, इससे बन गया H2O, इससे बन गया K पॉजिटिव, इससे बन गया सल्फेट -2। अच्छा जी, अब बन रहा है मैग्नीज सल्फेट। ये आ गया मैग्नीज, ये आ गया सल्फेट। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल में पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। एक पोटाशियम, एक पोटाशियम, एक MnO मैग्नीज, एक मैग्नीज, 2 हाइड्रोजन ऊपर है, 2 हाइड्रोजन। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, जी सर, सब बैलेंस है। ऊपर 0 चार्ज आ रहा है, नीचे 4 नहीं, बैलेंस नहीं है बेटा। अच्छा, चार्ज के हिसाब से नहीं देखा मैंने। देखें यहाँ 2 आ रहा है, K2SO4 है ना, तो नीचे 2, हाँ अब बैलेंस है। चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस हो गई, चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस हो गई है। तो मेरे बच्चों, तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, मुझे अब तो ये आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही, मुझे यही सवाल समझना था। कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको अभी ऐसा समझाऊंगा, आप याद रखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये 2019 का सवाल है, ठीक है। कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे ये बड़ी आसानी के साथ हो जाए। अच्छा जी, जरा एक इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीज MnO4 गिव मैग्नीज +2। बताइए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो ना बेटा, आवाज नहीं आ रही। +7 है ना? जी सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन 5। का फर्क आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए, ठीक है। बेटे आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है 5 इथेन डायोइक एसिड के मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसको आपने अगर बैलेंस करना है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हैं, तो बताएं इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 10 हो जाए? 2 से। 2 से। तो यहाँ वाटर पे आपके 2 आ रहा है इस तरह से, लेकिन 2 आंसर ही नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं सर। सर ये जो आपने अच्छा, हाँ हाँ, बोले बोले बोले। दूसरी इक्वेशन बनाई है उससे आपने पानी को कैसे लिंक किया? देखिए, मैंने इस तरह से, अभी मुझे मालूम है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे। देखिए, मैंने क्या किया, आसानी के चक्कर में मैंने कहा मैग्नीज को खाली ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज +7 से +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है। ओहो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जी जी जी। तो जहां मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो जब वाटर पे आते हैं तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सवाल ये, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूलर प्रोड्यूस व्हेन 5, यहाँ मेरे पास आ रहा है 2, और कहीं पर भी 2 ऑप्शन ही नहीं है, ये मसला आ रहा है। इसको दोबारा करते हैं मेरे बच्चों। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम में से किस किस को मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आ सर। रही सर। आवाज आ आवाज रही तो है। आ रही है, पर समझ में नहीं आ रही है। तो जी मुझे सर। समझ आ गया, ये जो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का हम अगर लाइक रिडक्शन का रिएक्शन बनाएंगे जिसमें हम H2O H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे और उसको बैलेंस हाँ, करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर ऐसे आ आंसर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मुझे मेरी गड़बड़ बताए, मैंने कहाँ गलती की है? बैलेंसिंग सही हुई है? बैलेंसिंग चेक करें, बैलेंसिंग में गड़बड़ लग रही है मुझे। सर बैलेंसिंग में गड़बड़ी, क्योंकि जब MnO4 माइनस Mn2 प्लस बनेगा तो इस हाँ पार्ट हाँ। में 4H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8H2O मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो 4 कैसे बन रहे हैं मुझे बताए ना। इधर सर इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन जब मैंने क्लास में पढ़ा था तो हमारे सर ने बोला था कि पहले दूसरी लाइक Mn को अगर बैलेंस करना है तो Mn बैलेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए Mn2 प्लस के साइड पे 4H2O डाल दो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के आइए लिए। आइए आइए, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। मेरे बच्चों दोबारा देखेंगे पूरे सवाल को, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, सही है? पूरे सवाल को दोबारा देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैग्नीज जो है KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज +2 में। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 +7, राइट? तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? बताइए, 4। लेफ्ट हैंड 4 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है इधर 4 पानी बनेंगे। बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? सर 8 होंगे 8। तो 8 हो गए। दूसरी तो साइड पे इधर H 8 प्लस H पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। ये आसान तरीका भी है और बेहतर तरीका भी है। अच्छा, आप बताइए सवाल में कितने मोल लिखे थे इथेनोइक एसिड के, डाइथेनोइक एसिड के? 5। तो आपने इधर 5 लिखा, 5 2 ज़ा 10 लिखा, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 8H2O आ गया। 8 आंसर ही होना चाहिए। बेटा चेक करना इसका आंसर। जी सर यही। सोमरो, आपको मेरी बात समझ आई है, नहीं आई है बताएं? जी सर आइए, थोड़ी थोड़ी आती आ गई। नहीं, क्या समझ में नहीं आया मुझे बोले, मैं दोबारा समझाऊं? आप देखें, नहीं। मैग्नीज +4 से मैग्नीज +2 बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा +7 से +5 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, ठीक है। जब 5 सर ये इलेक्ट्रॉन, आप बोलो बेटा। मैग्नीज के लिए तो हमें पूरी वो आयनिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, जैसे आपने पहले खुद ही बनाई थी। बनाई ना, पहले तो इसने जो हमें बेवकूफ बनाया था उसी में बन गए थे। इसकी बताई हुई इक्वेशन पे चले गए थे ना।
तो हमने अपनी इक्वेशन खुद बनाई, मैग्नीज +4 लिखा, MnO4 माइनस लिखा, इससे मैग्नीज +2 बनाया। ठीक है, हमने देखा +7 से +2 हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मसला हो रहा है, तो लेफ्ट में हमने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। बोलो ठीक बेटा, है बात सर। समझ आ रही है? जी सर, जैसे आइए। जैसे जैसे 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, चार्जेस बैलेंस हो गए। लेकिन देखें MnO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 4 पानी बनाए राइट पे, 4 पानी बनाए, हाइड्रोजन होगा 8, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया 8H पॉजिटिव लिख के। अब आप देखें 5 इथेनोइक एसिड थे, तो मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 8, 8 वाटर आ गया। सही है सर, बोलो बेटा, बात समझ आई है नहीं आई है? आगे सर। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस डिकम्पोजेस रिवर्सिबली, हो गया +12, इसकी डेल्टा H है। अब पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर दिस स्टेशन में बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन। बताइए ये एंडो है या एक्सो है? एंडो। एंडो। एंडो, तो ऊपर वाला एंडो, नीचे वाला एक्सो। व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक। ठीक है, तो बताइए द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन में बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल वॉच व्हिच रो करेक्टली डिस्क्राइब द दोनों ही चेंज राइट इन पे जाएंगे। इक्विलिब्रियम। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर, बताएं प्रेशर इंक्रीज करने से कोई फर्क आएगा? मोल तो बराबर है, नहीं आएगा। नो चेंज, तो सी और डी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्यों है? मोल्स आर इक्वल, मोल्स आर इक्वल। कौन से मोल? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोल्स आर इक्वल। चलिए जी, उसके बाद है क्या चीज बेटे? आंसर सी होना चाहिए। बिल्कुल, whenever you increase the temperature it moves towards endothermic side। increase, in increase, in in दोनों in मैंने आपको ये तरीका बताया था शॉर्टकट, एंडोथर्मिक। तो whenever you increase the temperature it favors endothermic, तो move to the right, राइट पे एंडोथर्मिक है। बोले ये बात समझ आ गई है नहीं आई है? आ गई सर। आगे सर। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, Kc की वैल्यू गिवन है। in an equilibrium mixture at 1000 Kelvin the sulfur dioxide concentration is 6 mole per dm cube। ठीक है जी, 6 mole per dm cube, the sulfur dioxide concentration is twice the oxygen concentration। what is the sulfur dioxide concentration? ठीक है जी, आपको Kc की सब कुछ इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने लिखना है SO3 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 के ऊपर स्क्वायर ऑक्सीजन। सही है मेरा बच्चा? उसके बाद है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड कंसंट्रेशन 6। उसके बाद कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज ट्वाइस एज द ऑक्सीजन। लेट्स सपोज ऑक्सीजन इज x एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज 2x, Kc इज 280। क्या आप बता सकते हैं कि x का आंसर क्या आना चाहिए? 0.318। 0.318। जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपली कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36, ये इधर जाएगा, यानी 36 डिवाइडेड बाय 280, ऐसे ही है ना बेटा? जी, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा ना बेटा? 0.3। जी। क्यूब रूट, तो आप कह रहे 0.318। जी 0.318। सर, नहीं नहीं,
सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल है ना, तो हमने जो ऑक्सीजन की निकाली है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने मुझे खाली ये बताया कि इसका आंसर 0.38 है, 318 है, राइट? मैं सिर्फ बताया। अच्छा ठीक है, ये आ गया एक्स। एक्स क्या चीज था? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको करना ये चाहिए था, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो आया है उसको अब आप डबल कर लें। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो डबल थी ना, तो 0.318 मल्टीप्लाई बाय 2, सर 0.636 डी आंसर। 0.636 डी आंसर है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑक्सीजन। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। वो कह रहा है 1.15 ग्राम ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ये छठा न्यूमेरिकल है ये। मेटालिक एलिमेंट नीड्स 300 cm of oxygen for complete reaction under room condition to form an oxide which contain O-2. What could be the identity of metallic element? अच्छा जी, एक काम करें, आप सबसे पहले मोल निकाल लें, ठीक है? अगर आप मोल निकाल के एमआर निकाल लेंगे तो आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। तो चलिए आप पहले निकालें ऑक्सीजन के मोल। 300 cm³ लिखा हुआ है ना इसने, अंडर रूम कंडीशन। अच्छा जी, ठीक है जी। तो आपके पास मेटालिक एलिमेंट है, आप इसके मोल निकाल लें जरा। जरा 1.15 डिवाइडेड बाय 40 करिएगा बेटा। 0.0288। 0.288। मैग्नीज कितना होता है बेटा? 24.3 डिवाइडेड बाय, ओहो ओहो, 1.15 डिवाइडेड बाय 24.3। चेक कर लेना, 24 है 24.3 है? 24.3 है। 24.3 बोलने देखें कितना हो रहा है बेटा? 0.0473। 0.0473। मैंने आपको इसका बड़ा आसान तरीका बताया था एक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा जी है बेटे? जी सर, बताया था ना? तो पहले उसी तरीके से कर लेते हैं, अगर वो शॉर्ट आपको नहीं लगा तो वापस इसी तरीके पे आ जाएंगे। वो मुझे लगता है वो शॉर्ट तरीका है, ठीक वो है? शॉर्ट है। अच्छा देखें, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 भी है, ठीक है? आप एक काम करेंगे, ग्रुप 1 की इक्वेशन बना लें या ग्रुप 2 की इक्वेशन बना लें, आपकी मर्जी। आपने बना लिया इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आपने बना लिया, ग्रुप 2 की इक्वेशन बना ली है, ठीक है? 1:2.5 का रेशो आ गया, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे बताइए मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें आप, ठीक है? मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालें आप। 24,000 में 1 मोल होता है, तो 300 में कितने मोल होंगे मेरे बच्चा? एक्स। बताइए। 0.0125। 0.0125। 0.0125 मोल आ गया। अगर ये 0.0125 है तो ये एक्स होगा। बताएं ये कितना आ रहा है? 0.025। 0.025। सही है बेटा, यही आ रहा है? जी अच्छा जी, अब आपके पास मोल भी आ गया, ग्राम भी है, आप एमआर निकाल लें, ठीक है? एमआर इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय ग्राम। ऐसे ही होगा ना बेटा, या उल्टा होगा? गलत फॉर्मूला लिखा है, बोले क्या सही फॉर्मूला होगा? ग्राम सर अपॉन मोल होगा ना। ग्राम ग्राम, अपॉन मोल नहीं होगा? ग्राम ओवर मोल हो जाएगा। तो ग्राम है 1.15 और मोल आपने निकाले 0.0125।
या तो डायरेक्ट एमआर आ जाएगा, आप टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रुप 2 की इक्वेशन ली है। अगर ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको आधा कर देंगे, ग्रुप 1 का आ जाएगा। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 46। 46 आ रहा है। तो सर आपने इनमें से 0.0125 लिखा है, ये 0.025 लिखेंगे ना, ओ माय गॉड, ओके, और उसके साथ 46 ही आंसर आ रहा 0.025 लिखू ना? जी है। सर। जी सर। अब 46 आ गया, ठीक है। सर ग्रुप 2 क्या का तो कैल कोई नहीं, लेकिन ग्रुप 1 का आ रहा है सोडियम। तो अब इसका मतलब ये हुआ ग्रुप 2 का नहीं हुआ, तो 46 डिवाइड बाय 2 करें, 23 आएगा सोडियम का। 23 आ गया, इसका मतलब है सोडियम। मेरा मेरा ख्याल है इससे आसान मेथड कोई नहीं है, इससे आसान मेथड नहीं है। आप चाहे यूट्यूब देख लें, कहीं भी देख लें आप, इससे आसान तरीका नहीं है। आप ग्रुप 2 की इक्वेशन लगाएं, ग्रुप 2 की इक्वेशन लगाने के बाद आप क्या करें, आंसर देखें क्या है। अगर आंसर में ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट मैच कर गया तो वो आंसर नहीं है, तो आधा कर दें। आधा करने से चेक करें कि हाफ करने से कोई ग्रुप 1 का आ रहा है, आ गया तो आपने आंसर कर दिया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? सर अगर ग्रुप 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे फिर? अगर ग्रुप 1 रखेंगे और ग्रुप 2 का एलिमेंट आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इक्वेशन ग्रुप 2 की रखी और नहीं आ रहा, ग्रुप 1 निकालना है, तो आधा करेंगे ना यार ग्रुप 1 के लिए। ठीक है सर। बात समझ आई बेटे? जी सर। चलिए, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4 consecutive elements in the periodic table are shown in the graph. The elements all have proton number less than 20. ठीक है, which element in group 16? मेल्टिंग पॉइंट आप बताइए, सबसे हाईएस्ट ए है इसमें, सिलिकॉन का होता है। ठीक है। A का क्या सर। सिलिकॉन का ए आर 20 से कम है? जी सर। नहीं 28 होता है, नहीं यार नहीं 40 होता है। 14 होता है ना, 14। प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर जो है ना उसका, ए आर कह रहा हूँ, प्रोटॉन नंबर उसका जो है 14 है, ठीक है। सर लेकिन ये तो ग्रुप 16 में नहीं है। ये 14 है, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, आंसर इज सी। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 14, substance X react with water, a gas is given off and the pH of solution increases। ठीक है जी, बताइए बेरियम को अगर पानी में डालेंगे, लेट सपोज द सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट बनाएगा, तो भाई ये दो तो नहीं होंगे बेटा। व्हाइट प्रिसिपिटेट का मतलब है इट शुड बी बेरियम। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। भाई बेरियम होगा, सही है। अब या तो बेरियम ऑक्साइड होगा या बेरियम होगा। अब चेक कर लेते हैं, बेरियम को ऑक्सीजन में डालेंगे, नहीं पानी में डालेंगे, सॉरी, बोले क्या बनेगा, बेरियम को पानी में डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। जी सर। और हाइड्रोजन। और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा 2। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तो क्या बेरियम ऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं होगा? लेकिन वो गैस नहीं देगा। क्या उसमें गैस नहीं प्रोड्यूस होगी? जी गैस नहीं है। पानी बन जाए, क्या बनेगा, खाली बस यही बनेगा। तो भाई नो हाइड्रोजन, ठीक है भाई, नो हाइड्रोजन गैस। सो भाई ए इज करेक्ट, a gas is given off, hydrogen gas is given off। मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी सर। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे।
solution of 0.1 mole per dm cube magnesium nitrate and 0.1 mole per dm cube barium nitrate separately undergo a series of reaction. तो series of reaction, right? उसके बाद ये कह रहा है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट इज एडेड, फिर उसके बाद आपने HCl डाल दिया, फिर एक्सेस NaOH डाला, P बना, फिर आपने ये सब बेरियम के साथ किया. अच्छा, MnP आर मैग्नीशियम कंपाउंड, हाउ मेनी आर वाइट प्रेसिपिटेट? ओ माय गॉड. आइए बताइए, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, जी जी सर, फिर HCl डालेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जी सर, फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. बोले बात समझ आ रही है? जी सर. अच्छा जी, आप बताइए बेरियम नाइट्रेट डाला है तो क्या होगा? बोले बेटा, क्या बेरियम कार्बोनेट बनेगा? बनेगा। बेरियम कार्बोनेट बनेगा. क्या बेरियम क्लोराइड बनेगा? जी सर, जी बिल्कुल बनेगा. अच्छा जी, अब बताइए इसमें जब आप NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड सर बनेगा. अगर ये हाँ मेरा वाटर बेटा. डालते हैं तो ऑक्साइड बनेगा, वरना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड बन जाता है. हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना. मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, ठीक है. ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल, पता है ना आपको? जी सर, ये भी एक्वस होगा. अच्छा जी, बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस होता है? होता है। वो भी एक्वस होता है, ये भी नहीं बनेगा. ऑल कार्बोनेट आर insoluble, right? Group 2 carbonate are insoluble. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा हुआ है, सॉलिड होता है. तो 3 ही बन रहे हैं इससे. बोले बात समझ आ रही है? जी सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Concentrated sulfuric acid is added to separate solid sample of sodium chloride, sodium bromide, right? Sodium chloride, सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है आपने मेरे बच्चा सोडियम क्लोराइड के अंदर और सोडियम ब्रोमाइड के अंदर और सोडियम आयोडाइड के अंदर, तीनों में डाल दिया. With which sample does sulfuric acid act as an oxidizing agent? अब आपको ये ज्यादा पता है, बताइए कि तीनों, क्या सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खाली? सोडियम क्लोराइड में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता ही नहीं है। करता है सोडियम क्लोराइड में? नहीं करता। क्या नहीं करता, एसिड होता है. जी तो ये ओनली एसिड. बताइए सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड, ये नहीं करता, इसमें करता है. बताइए सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड में करता है. दोनों। तो भाई सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए. बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। शहरोज कहाँ चले गए आप बेटा? जी जी सर, आ रही है. क्योंकि क्लोराइड में खाली एसिड होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड. जी. चलिए जी, इक्वेशन लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, याद है ना आप लोगों को? जी जी सर। वो सिंगल जी स्टेप सर. होता है, वो मल्टीपल स्टेप होते हैं. अच्छा, नाउ 17. The reaction of bromine with NaOH produces product with the same oxidation number in the same ratio as the reaction of chlorine with hot NaOH. ठीक है जी, ना ब्रो बनेगा, आपको मालूम है ये सब, ठीक है. In one reaction between bromine and warm NaOH, 30.2 gram of product containing sodium bromide and oxygen is produced. Which mass of sodium hydroxide has reacted?
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपने लिया है ब्रोमीन, आपने लिया है NaOH। आपको मैंने बताया था क्या क्या बनेगा, NaBr प्लस, पता है नाबरोड बनेगा, जी सर। नाबरोड और पानी बनेगा। बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं नहीं, बेटा सर। उसमें 3 65। 365 आखिर में फिर 3। चेक कर लें अच्छी तरह से क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। जी सर। जी सर। ब्रोमीन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। अच्छा बताइए सोडियम ब्रोमाइड कि कितना ग्राम दिया हुआ है इसने? 30.2। 30.2। क्या आप सोडियम ब्रोमाइड का तो सोडियम ब्रोमाइड का थोड़ी है। नहीं, in one reaction between bromine and warm NaOH 30.2 gram of a product containing sodium bromide, sodium and bromine, okay, sodium and bromine and oxygen, ये तीनों लिखा है, तो ये नाबरोड का है। इसका दिया हुआ है 30.2, आपने NaOH का निकालना है। देखिए बताइए NaOH का MR कितना होता है? 40 होता है ना बेटा? बोलो बेटा, NaOH का MR 40 होता है ना? तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 40। और नाब रोड का कितना होता है MR? 150.9। 150.9। इसका दिया हुआ है 30.2, इसका निकालना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 आएगा। 48 आ जाएगा। चेक करिए आंसर 48 ही है। जी सर। जी सर 48 आ। ठीक है, क्योंकि ये MCQ है, हमने मोल का ड्रामा ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको किया। इसका MR मल्टीप्लाई बाय ये मोल, इसका MR, इधर x लिखा, इधर इसका गिवन मास लिख लिया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। At 550 degrees centigrade, nitrogen dioxide react with unburned hydrocarbon fragments such as methyl in the catalytic converter of a motor vehicle. Equation given है. Which law give the energy change for this reaction and a possible reason for it? Energy change of the reaction. बताइए कितना टेम्परेचर रखा हुआ है? 550। 550 टेम्परेचर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, which will give the energy change for this reaction for possible reason for it? एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। बताइए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा कि एक्सोथर्मिक? ऐसे तो हम नहीं बता सकते ना, तो आप एक काम करें। अच्छा इस वक्त आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन होनी चाहिए, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? आपने डेटा बुकलेट देख के बतानी पड़ेगी, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे बता दें कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है बेटा? सर कार्बन हाइड्रोजन की होती है 410। 410। अच्छा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अच्छा एक मिनट मुझे दोबारा देखने दें। फॉर द रिएक्शन एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट, reason why the reaction is endothermic of the reaction, chemical energy is converted to heat energy. Nitrogen bond energy is very high. Carbon have negative delta H value, delta HF value. Double bond are broken in NO2. बेटा मुझे जरा आप नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी भी बताएं। उसकी 944 है। 944। अच्छा जी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड वाली बताइएगा। सर इधर एक ही लिखी हुई है। कितनी है बेटा? 1077। नहीं बेटा, सर 1598 होती है। कितनी होती है?
1598। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सर कार्बन ऑक्सीजन डबल, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, सॉरी सॉरी। सर गूगल तो 1598 बता रहा है। सर 805 लिखी हुई है। 805 बेटा हमें डेटा बुकलेट देखनी है, गूगल नहीं देखनी है, ठीक है। बताएं OH की कितनी होगी? सर 460। 460 होती है OH की। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अच्छा जी, एट 5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा NO2 में देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कितनी होगी? अब इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी होता है ना? सर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का सिंगल डबल ट्रिपल सबकी दी हुई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो नहीं दी हुई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कोई एनर्जी नहीं दी हुई। नहीं सर, मैंने 2-3 दफा देखा है, नहीं दी हुई उसके साथ। अच्छा, चले चले कोई मसला नहीं है ना, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आप जरा बताइए, 4 बॉन्ड है CH3 के ना, 4 का मतलब 12 बॉन्ड है, तो सर निकालिएगा 410। कितने CH बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 12। निकालिए कितना आएगी? 4920। 4920, 20। ठीक है। अच्छा जी, अगला देखें आप, प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितनी आ रही है इनको भी निकालें कि 3.5 है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 944, 3304। 3304। 04। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है 4, 4 टाइम्स 2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, मल्टीप्लाई बाय 805। बोलो कितना हो रहा है बेटा? 6440। 6414। तो बताइए प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो रही है कि रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट ज्यादा हो गया। तो प्रोडक्ट में जब फॉर्म होती है तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? सर रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मिंग रिलीज होती है, फॉर्मिंग एक्सोथर्मिक होती है। रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये जहन में रखे, मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन की एनर्जी को काउंट ही नहीं किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है, तो एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे बहुत ज्यादा मोल मोल बन रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में? सर लेकिन फिर हमें उस वक्त कैसे पता चलेगा, लाइक हम वहाँ पे 7 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो हम क्या पता उसकी ज्यादा आ जाए, लाइक हमारा तो दिल यही कहेगा ना। देखिए अब मसला ये है कि अब आप ये पूरा सवाल पढ़ लें। एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन। आप टेम्परेचर इसको दे रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, 550 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं आप उसको, ठीक है। विच ऑफ द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एंड अ पॉसिबल रीजन फॉर इट। देखिए या तो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, या एक्सोथर्मिक होगा। आप खुद देख के बताएं, ज्यादा प्रोडक्ट के मोल बन रहे हैं या ज्यादा टूट रहे हैं? एक एक देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ही आपको जो है वो तकरीबन 3000 लग रहा है, जबकि मीथेन CH3 को तोड़ने के लिए आपको 4920 चाहिए। अगर आप देखें NO की अगर एनर्जी है आपके पास तो मुझे बता दें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये ईयर है डेटा बुकलेट वाला, डेटा बुकलेट में अगर NO की वैल्यू गिवन है, N नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं ये। क्या डेटा बुकलेट में गिवन है? नहीं। नहीं गिवन है ना, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके बाकी क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी हाई, तो
ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, ये रीजन नहीं है। एक्सोथर्मिक इसलिए है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैव नेगेटिव डेल्टा एच एफ वैल्यू। अगर ये नेगेटिव एच एफ वैल्यू होगी, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन भी रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं सर। अच्छा, ये तो हम इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड एक है, सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक होगा ना, तो लिहाजा डी तो गलत हो गया। तो खाली एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है सी। बेटा तो इसको कदा मुझे कंफर्म करना, आंसर यही है। सर यही है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी सर। सर एक दफा वापस समझा दें। आप मुझे एक बात बताएं, पूरा सवाल पढ़े। एट 550 सेंटीग्रेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सच एज मिथाइल इन द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ अ मोटर व्हीकल। आपने 550 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है और इसको जो है ना आपने अनरिएक्टेड को रिएक्टेड कर दिया, ठीक है। आप पूछा, बताओ एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो बेटा एच एफ पूछा, इसका एच एफ, इसका एच एफ पूछ रहा है, एच एफ, ठीक है। इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एच आर पूछ रहा है, एच एफ, एच आर, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आपको पता है ये चीज, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी दी जाती है तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो आप मुझे बताएं कि ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं या ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी 410, बाकी सबकी देखें 940, 800, 460, कितनी ज्यादा एनर्जी आ रही है। जी सर। इस लिहाज से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन ज्यादा, ये ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। आप मेरी बात समझ जी रहे हैं? अब अगला अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, कि अगला इसमें है कि आप बताएं एनर्जी चेंज कौन सी? मैंने कहा एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब मुझे ये इस पे डाउट था, ठीक है, कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा इसमें लिखा है डबल बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन, इनमें तो सिंगल बॉन्ड होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो मेरा बच्चा? जी जी सर, समझ गया। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो सी आंसर को करेक्ट रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमोनिया रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म अमोनियम आइन। बताइए क्या अमोनिया रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से? रिएक्ट विद अल्कली, जी, क्या ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं करते हैं सर। नहीं सर। ये दोनों अल्कली के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, दूसरे पे आ जाइए। अमोनियम क्लोराइड कंटेन आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये तो सही जुमला लग रहा है। ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया क्लोराइड। बताइए बेटा, क्या आपको इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नजर आ रहा है? जी सर। क्या आपको यहाँ कोवलेंट नजर आ रहा है? जी क्या आपको यहाँ डेटिव बॉन्ड नजर आ रहा है? जी सर। तो मेरे ख्याल में तो बी आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चेक करिए, ये है। जी सर। इसका यही आंसर है। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है, ये खाली 2019 का क्वेश्चन ही है, आगे भी कई दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे। अब वो कह रहे हैं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ, ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 और 2, आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये इसमें मिथाइल नहीं है, आपने इधर मिथाइल लगाया है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं ऐसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनाए, कितने बन सकते हैं, और फिर आइसोमर बनाए इसके, और उसमें फिर बताएं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटे। पहले आपने इसके आइसोमर बनाने हैं, या तो 3 होंगे या तो 5 होंगे, ठीक है। तो आप 3, ये बना लिया आपने 3। सर, उसमें इंक्लूडिंग बोला था, हम एक्स्ट्रा 2 बनाएंगे 3 के लिए। नहीं बेटा, वो तो क्या कहते हैं,
ये जो है ना ये वाला, इसको इंक्लूड करके कह रहा होगा ना। जी सर, तो हमें एक्स्ट्रा फिर 2 बनाने होंगे ना, अगर हमें 3 करना पता नहीं होगा। कितने बनेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला ये मैं उसमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नहीं कर रहा, ठीक है। एक ये रहा जो बना हुआ है ऊपर, ठीक है, 1। दूसरा ये रहा 2। थर्ड ये रहा 4th ये रहा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 5th ये रहा। बताएं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो गिने पाई इलेक्ट्रॉन बेटे। 1 2 3 4। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? चलिए अगला जी क्वेश्चन। विच कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O? ठीक है, C6 कार्बन गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। हाइड्रोजन गिनेंगे, इसका मतलब होता है 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है 1 हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए गिने जरा? 10। C6H10। और ऑक्सीजन कितने हो गए इसके अंदर? 1। ये तो यही हो रहा है। अब बाकी भी कर लें। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। आ रहा है बताएं कितने हाइड्रोजन हो गए? 12। CH। चलिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 8। 8। 8 हो गए। तो इसमें गिने, 2 ये हो गए, सर 3 इसके ये हो अंदर गए। तो ऑक्सीजन ही 2 हैं। नहीं। इसका ऑक्सीजन 2 नहीं है ना, ये तो मैंने डॉट बनाया ना। इसके अंदर 1 हाइड्रोजन है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन है। गिने कितने हाइड्रोजन हो गए? सर इसमें भी 12 ही हैं। 12 हो गए, 1 ऑक्सीजन। तो गलत, गलत, ये भी गलत, ए इज करेक्ट। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलो जी 22 है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट विद 2 मिथाइल ब्यूटुइन? ये देखो ये रहा ब्यूटुइन, दिस इज ब्यूटुइन, दिस इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अब आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालना है, ठीक है। तो बनेगा क्या? मेजर पूछ रहा है, मेजर। मेजर वो होता है जिसमें ब्रोमीन अंदर लगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर। अब इसका नाम क्या है? ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जिस पे 2 पर मिथाइल लगा होगा और Br लगा होगा वही आंसर है। सर, चेक बी करिएगा, नहीं ये होगा है ये? कार्बन। क्या चीज? बी लग रहा है सर। आइए चेक कर लेते हैं ना। ये आ गया CH2। CH2 तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। CH2 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, इसको हम क्यों ना इसको उसी तरह बना लें, ठीक है। ये रहा CH3, ये रहा बेटा CH3 Br,
CH2CH3। बेटा 2 CH3 लगे हुए, ठीक है। ये आ गया CH32 CBr CH2 CH3। बोले कौन सा आंसर है? यही है। बी ही है। चलिए जी, आइए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट। चलिए जी, पहला वाला सवाल है 1 ब्रोमो, बताइए 1 ब्रोमो फर्स्ट डिग्री होगा सेकंड डिग्री? फर्स्ट फर्स्ट डिग्री। डिग्री। अच्छा जी, अब ये कह रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो भी फर्स्ट डिग्री होगा। 1 ब्रोमो फर्स्ट डिग्री, 2 ब्रोमो मे बी पॉसिबल सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री देगा SN2। बताइए SN2 में कैटायन बनता है ये ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। सही, तो ट्रांजिशन स्टेट पॉजिटिव होता है, क्या होता है मतलब? उसमें तो मतलब दोनों आयन होते हैं ना, वो तो एक रियलिटी नहीं है ना, वो इमेजिनरी होता है ना सर। इमेजिनरी है ना, वो तो रियलिटी नहीं है। उसमें तो कैटायन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा, पॉजिटिव आयन भी होगा। सॉरी। तो ये कैटायन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज वो मतलब उसमें ना डाइपोल है, मतलब परमानेंटली नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये मे बी सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा है, तो डेफिनेटली ये थर्ड डिग्री हुआ। और थर्ड डिग्री देगा SN1। SN1 का मतलब है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। चेक करना, डी आंसर ही है ना भाई? बात समझ आ रही है? जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, अब ये पहले ही उन्होंने डायरेक्ट IR दे दिया है, इसमें 24 में लास्ट क्वेश्चन होता है। बताइए इसके अंदर आपको क्या OH की खड्डे वाली पीक नजर आ रही है? नहीं सर। तो OH तो कैंसिल हो गया। सर कार्बोनाइल की आ रही है। तो CH की पीक तो नजर आ रही है इसमें, ठीक है। क्या 1700 पे आ रही है? जी। जी सर, तो बी होगा। ये तो आपका बड़ा बेहतरीन पेपर होना चाहिए IR, अगर कभी आ जाए IR और मास। चलिए 25। अब आप तो मैंने ये क्लास में करवाया था क्वेश्चन, मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपसे पूछ रहा हो कि कौन सा हेलोजन अल्केन बनेगा, ठीक है, ये साइक्लाइजेशन है, तो आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे? देखें, ये आया आपके पास, देखें कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये आया, ये चीज आई, ये चीज आई, ये चीज आई, फिर ये आ गया CH2 CH2 CH3। फिर आपने यहाँ पे 2 BR लगा देने, एक इधर लगाना है BR, एक इधर लगाना है BR। अब आप इसका नाम रखेंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8। बताइए क्या नाम होगा इसका? 1,5 ऐसे ही होगा, सर सर 1,5 ऑक्टेन है। डाइब्रोमो ऑक्टेन। कई दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों आंसर देने हैं आपने, दोनों के हिसाब से आंसर देने हैं। अब ये कह रहे हैं आपके पास 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल, ये रहा बेटा 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल, ठीक है, 6 कार्बन है। हॉट कंसंट्रेटेड केमिनो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला टू फॉर्म सेवरल आइसोमेरिक कंपाउंड। बताएं अल्कीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा सर। बनेगा सर। ठीक है, ये देखें इसने इसमें डाला है। अब आपके पास देखिए कितने ऑप्शन है, गौर से देखिएगा। एक ऑप्शन ये OH, अब आपके पास एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, 3 साइड है आपके पास, है ना? जी बोलो सर। मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है?
जी सर। देखो अगर मैं ऊपर वाला निकालूंगा, देखो ये OH गया तो डबल बॉन्ड ऊपर लग गया, OH गया डबल बॉन्ड इधर लग गया, OH गया डबल बॉन्ड उधर लग गया। क्या तुम लोगों को बात समझ आ रही है? अभी गौर से देखो, इसका इसका सिस ट्रांस बन सकता है, इसका भी सिस ट्रांस बन सकता है। गिनो कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ आ गई है? बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टी अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। टी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट एसिडिफाइड KMnO4। बताओ क्या ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है? सेकंड सेकंड डिग्री। ठीक है। क्या सेकंड डिग्री ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हो जाएगा और कंपनी बना लेगा, ठीक है। CH2 कंपनी CH3, ये रहा और ये रहा। क्या मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चों? जी सर। बताओ क्या ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट करेगा? जी करेगा। ONM और CH3 वैसे के वैसे। मेरे ख्याल में डायरेक्ट ही आंसर आ गया। बताइए ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, लेकिन क्या सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं। ये थर्ड डिग्री है, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ये कीटोन है। पता है कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नॉट ऑक्सीडाइज्ड। So only A is the correct answer. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28। कंपाउंड X is treated with two reagents successively forming compound Z, a mild oxidizing agent। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा? अल्कीन ऑक्सीडाइज होगा या कू बन जाएगा? वो बन जाएगा, एल्कीन को कुछ नहीं। अल्कीन माइल्ड है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब रिडक्शन करेंगे तो बोले COOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या किसी कुछ चीज में होगा? किसी में नहीं होगा, NaBH2 किसी में नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। फिर क्या होगा? कीटोन हो जाएगा CHOH। ये तो ऐसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी ऐसा ही रहेगा। पता है कीटोन क्या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा? जी सेकंड डिग्री। तो Z आ गया। ये चीज गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? इस चलिए अगला क्वेश्चन है, विच रिएजेंट मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉन, ये कीटोन है। अबे ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये क्या आइडो फॉर्म कर सकते हैं? जल्दी बोलो। कर सकते हैं, कर सकते। नहीं नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नहीं नहीं कर सकते ना। दोनों। तो भाई कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 2,4-DNPH सही है। ये करेगा 2,4-DNPH से, ओनली कीटोन। ब्रोमीन वाटर डालेंगे क्या होगा? कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन नहीं करेगा। फेलिंग सोल्यूशन नो रिएक्शन, टॉलेंस नो रिएक्शन। विच कंपाउंड इज कायरल? विच कंपाउंड इज कायरल, राइट? So 3-methyl butane, this is 3-methyl butane। यहाँ क्लोरीन आ गया,
दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेन। नो कायरल, इसमें कायरल नहीं है मेरा बच्चा, इसमें आ जाइए। 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, सर कायरल ही नहीं है। कायल क्यों नहीं होगा? ऊपर वाला कैसे कायरल हो सकता है बताइए, कोई एक है? जंक्शन नहीं है ए वो तो में? रिंग में होती है जंक्शन, अच्छा 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 ठीक है। 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए ना। अब देखो सी में आ जाओ, ये आ गया ब्यूटेन, 2 पे क्लोरीन लगाई और 3 पे मिथाइल लगा दिया, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो। अब आप गौर से देखिएगा इधर, हाँ ये कायरल है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 3 4 5, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दो सेम है, सेम सेम। तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा इसका? सी। चलिए 31। अच्छा, एन एटम ऑफ कैल्शियम 48 कैन फॉर्म अ 2 पॉजिटिव आइन, which statement about these ions are correct? कैल्शियम 48 है, ये जहन में रखना है, ठीक है। कैल्शियम 48 है, ये 20 है, तो इसमें जब +2 आया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसके अंदर? 18, लेकिन 20 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएंगे, प्रोटॉन वही 20 के 20 और न्यूट्रॉन 48 -20 28। बोले कौन सा सही हुआ? इट हैज 20 प्रोटॉन, करेक्ट। इट हैज 28 न्यूट्रॉन, करेक्ट। इट हैज 18, नो, सो 1 and 2 आर करेक्ट। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर आप जी सर। ठीक हो गया, 31 का भी आंसर आपका हो गया। 32, 4 element W, X, Y and Z have electronic configuration is shown. Which formula would be, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, that have boiling point below room temperature. below room temperature का क्या मतलब होगा? आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। 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 कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक तो नहीं हो सकता। तो आयनिक यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का तो नहीं होगा। आइए देखते हैं, पानी पिलाएं थोड़ा। अच्छा आइए उसको देखते हैं, इस W पहला है WX2, ठीक है। बताइए W कौन से ग्रुप में है? 4। ग्रुप 4 कह रहे हैं आप, ये बताएं कौन सा ग्रुप है? 16। ग्रुप 16। ग्रुप 4 होता है +-4, ग्रुप 16 होता है -2। बताइए कौन सा ग्रुप है? 2। ग्रुप 2, +2 चार्ज होता है, ये कौन है? 1। ग्रुप 1। ग्रुप 1। तो ग्रुप 4, तो भाई अगर आप पहले WX2 ले रहे हैं तो W पे चार्ज आना चाहिए +4 या -4, +4 आएगा क्योंकि पहले लिखा है। X आपके पास 2 है, एक पे चार्ज आना चाहिए -2। बोले क्या ये पॉसिबल है? सर लग तो रहा है। कैसे सर लग रहा हम है? ये नहीं कर सकते कि एलिमेंट्स ही लिख दें साफ साफ? आप एलिमेंट लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एलिमेंट लिख देंगे, समझना आसान हो जाएगा, सर ठीक है। सिर्फ देख के नहीं बता सकते क्योंकि W और X दोनों नॉन मेटल्स हैं तो सिर्फ वही कोवेलेंट होंगे, बाकी दोनों आयोनिक बना रहे हैं। अ, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम यहीं से अंदाजा कर लें कि मेटालिक बॉन्डिंग, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी तो है ना कि ग्रुप 17 और भी कोई सवाल आ सकता है ना जिसमें
दो ग्रुप 17 के दिए हुए हों है, तो फिर हम वहाँ नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल कोवेलेंट ही बनाते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो बताइए ग्रुप 4 नॉन मेटल है? जी सर, 4 और 16 दोनों नॉन मेटल है, और 4 और फिर 16 तो 1 तो सही हो गया। वाई एंड जेड, वाई तो मेटल है और वाई सही जेड जो होगा। है, जेड नॉन मेटल है, ठीक है। ये आयनिक है, ठीक है। जेड और एक्स ये भी आयनिक हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहां जहां ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे, वाई और जेड। जहां जहां वाई और जेड है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वाई एंड जेड आर नॉन मेटल, फॉर्म ionic bond, ionic compound with group 1 and group 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका ये आंसर। बताइए ना, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? वाई एंड जेड आर नॉन मेटल या मेटल? मेटल है ना सर, मेटालिक मेटल तो बॉन्ड। बोले ना अब यार, क्या नॉन मेटल लिखा हुआ है? मेटल है, फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ नॉन मेटल, राइट। लिहाजा वाई एंड जेड, एक्स एक्स आपने बता दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटा, नहीं समझ आ रही अरे है ना? ठीक है ना। एक्स आपका क्या है? एक्स आपका है ग्रुप 16 का, यानी नॉन मेटल। एक्स नॉन मेटल है, ठीक है। वाई और जेड ये दोनों मेटल हैं, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। डब्ल्यू आपके पास क्या है? मेटलॉइड है, या इसको आप नॉन मेटल ही कह लें, नॉन मेटल है। और एक्स क्या है? एक्स भी आपके पास नॉन मेटल है। चलिए 33 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट अबाउट द एंथैल्पी चेंज आर करेक्ट? बताइए, एटोमाइजेशन क्या हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है? जी सर। जी जी सर। बेटा। एंथैल्पी चेंज ऑफ कार्बन कार्बन bond is broken, the enthalpy change when a carbon carbon bond is broken is positive। एंडोथर्मिक होगी? जी जी सर, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा बॉन्ड एंडोथर्मिक ही ब्रेकिंग होती है। हमेशा एंडोथर्मिक होती है, क्या बात। द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूक्लिएशन ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे जी वो तो चाहे वो वीक हो तो चाहे ये वो भी सर, स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होती है। अगर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव, तो फिक्स नेगेटिव 57 होता है, वीक होता है तो उससे कम हो सकता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव ही होती है। हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है। यानी जब दो स्ट्रॉन्ग होंगे तो -57.1 किलोजूल पर मोल, लेकिन इनमें से कोई एक भी वीक होगा तो लेस देन -57.1। लेकिन कभी भी 57.1 से ज्यादा नहीं होगी, कि अगर आप ये समझ लें कि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा जी 34, वेनेडियम एंड पेप्सिन कैन बोथ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वेनेडियम इज अ मेटल, ठीक है, वो एंजाइम है, वो मेटल है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बोथ वेनेडियम एंड पेप्सिन? दे विल स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। बताइए, क्या दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे? जी सर कैटलिस्ट। क्योंकि जी वो सर, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो दे विल स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, क्या ये जुमला सही होगा? सर ये इसमें ये गलत है कि एनी केमिकल रिएक्शन, तो वो स्पेसिफिक होता है ना वैसे। अच्छा जी, अगर पेप्सिन जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने मैंने जो है एक दफा बॉडी के अंदर वाला बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होता है, वो हमने लैब के अंदर भी किया था, ठीक है। तो हमने, या शायद आपने बायोलॉजी के अंदर भी किया होगा, कोई ना कोई एंजाइम आपने निकाला तो होगा ना, जो चने की दाल से या किसी से निकाला होगा एंजाइम।
तो वो आप निकाल सकते हैं और उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, हर एक में जबरदस्ती घुसते नहीं है। तो लिहाजा ये लफ्ज जो एनी है ना, एनी, ये गलत है। तो दे कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट। दे आर नॉट यूज्ड अप, करेक्ट। बोलो, आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। which oxide when placed in cold water for 1 day will react with water? तो भाई ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, ये कर जाएगा बेचारा। बच्चों वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of magnesium carbonate and magnesium nitrate is heated strongly in hard glass test tube. Which gas are formed? Carbon dioxide, correct. Magnesium nitrate, NO2, correct. Magnesium nitrate gives oxygen, 2 NO2, half oxygen, correct. All are correct. Question number 37. Which statement about polyalkene are correct? बताइए, पोलीअल्कीन, पोलीअल्कीन क्या अल्कीन होती है, अल्केन होती है? एल्कीन होती है। बोले बेटा, पोलीअल्कीन अल्कीन होती है, अल्केन? एल्केन होगी ना तीन सर? होती है। अल्केन होती है, अल्केन। नाम अल्कीन है, अल्केन। तो 1 सही होगा, गलत होगा? सही हो गया। बिल्कुल सही है, अल्केन। पोलीअल्कीन इज अल्केन, नॉट अल्कीन। अच्छा, अब बताइए कि डिस्पोजल ऑफ पोलीअल्कीन बाय कंबशन कैन प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन हो सकती है, और अगर नहीं भी हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। दोनों ही जो है वो हार्मफुल होते हैं। अच्छा जी, पोलीअल्कीन्स डू नॉट रेडिली बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नहीं है। सही है। क्या चीज बेटा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, पोलीअल्कीन पॉलीमर है ना, पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कोई भी वायरस लग जाए, कोई बैक्टीरिया हो जाए। अच्छा जी, 38। कंपाउंड वाई रिएक्ट विद अल्कलाइन एक्वस आयोडाइड। बताइए, OH के बराबर में मिथाइल लगा हुआ है? जी सर। लगा। मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है? मिथाइल। सर कार्बन के साथ तो मिथाइल लगता है ना? सर मिथाइल है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये कार्बन है, इसके बराबर में मिथाइल लगा है, करेक्ट। बताइए, क्या इसके बराबर में भी मिथाइल लगा है? लगा हुआ है। जी। करेक्ट। क्या इसके बराबर में भी मिथाइल लगा हुआ है? नहीं सर इथाइल होगा। करेक्ट। जी सर। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे देंगे देंगे। अगला है, ऑक्सीडेशन होगी कि नहीं होगी? बताएं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी? होती है। जी सर बताएं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी? होती है लेकिन कीटोन की नहीं। कीटोन की नहीं होगी। तो 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, 39। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी मेड बाय सेवरल डिफरेंट रिएक्शन। बताइए, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड? नहीं, प्रोपेनॉल। शाबाश, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। गलत, 1 कार्बन इज एडेड। बताएं, ये जो आपके पास है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल की ऑक्सीडेशन करने से ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा? जी। बनेगा भाई, बनेगा। बताएं, एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोपेनोइक एसिड बनेगा प्रोपेनॉल से? बनेगा।
बनेगा भाई बनेगा, ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर। कार्बोक्सिलिक X form one ester only with the molecular C/H10. What could be? ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें कितने कार्बन है मुझे बताएं। C5। 5 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कितने कार्बन है। 2। 2। 2। तो इसमें कार्बन है 2, तो बताइए कितना अल्कोहल होना चाहिए, कितने कार्बन वाला अल्कोहल होना 3। चाहिए। 3। 3। 3 काला कार्बन अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो C3H5OH। अच्छा बताइए, प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होते हैं। 3 तो 2 और 3 3। तो 2 और चाहिए। तो आपको चाहिए C2H5OH। बताएं ब्यूटेनोइक एसिड में कितने कार्बन है। 4। 4। तो आपको चाहिए होगा CH3OH। अब सवाल पढ़िए गौर से, क्या लिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड X form one ester only with the molecular formula C5H10O2। तो बताइए क्या ये तीनों आंसर सही होंगे। नहीं सर। तो फिर कौन सा आंसर सही होगा भाई। सर ये आइए, प्रोपेनॉइक के अंदर जो अल्कोहल आपने लिखा है वो C2H3 नहीं होगा, C2H3OH। किसकी बात कर रहे हो। प्रोपेनॉइक एसिड के अंदर जो आपने अल्कोहल चलो लिखा है। चलो, ये लो 367 कर लो बस। तो सर, सर इसमें प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और हो सकता है, तो इसमें तो 2 बन जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्कोहल बना लिया, ठीक है। आइए 1 देखिएगा, CH3 सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH CH3। बताइए इसके अंदर 2 अल्कोहल पॉसिबल है ना। बोले जी बेटा, सर। इसमें 2 अल्कोहल पॉसिबल है तो 2 एस्टर बन सकते हैं, तो 1 गलत हो गया। 3 कार्बन का कोई आइसोमर नहीं होता एसिड का, अल्कोहल का 2 कार्बन का कोई आइसोमर नहीं होता, 1 कार्बन का कोई आइसोमर नहीं होता। 2 आइसोमर ऑफ अल्कोहल, 0 आइसोमर ऑफ अल्कोहल, 0 आइसोमर ऑफ अल्कोहल। सर एक बात बताएं, हम एसिड का नहीं देख सकते आइसोमर अगर एसिड की तरफ से बन रहा है। आप एसिड में कुछ भी कर लें तो एसिड में तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना। नाम लिखा है उसने ब्यूटानोइक एसिड, साफ नाम लिख के दिया है, तो आप उसका आइसोमर क्यों बनाएंगे। जो कह रहे हैं ब्यूटानोइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड तो एक ही होगा, CH3 CH2 CH2 COOH, अच्छा सही है। और कोई हो ही नहीं सकता आइसोमर। बाकी जो अल्कोहल है उसके तो आप आइसोमर बना सकते हैं ना, जैसे मिथेनॉल है उसका कोई आइसोमर नहीं होता, प्रोपेनोइक एसिड है उसका सॉरी इथेनॉल है उसका कोई आइसोमर नहीं होता। हाँ, प्रोपेनॉल का 2 आइसोमर होते हैं, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और, तो 2 एस्टर बनेंगे, सही। ठीक है। गिव्स 2 एस्टर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है। जी सर। बेटा कल आपकी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। एक में आपका मैं पेपर 3 कराऊंगा। अगर आपका पेपर 3 हो चुका है ना, तब भी आपने क्लास लेनी है, पता है क्यों। वो इसलिए लेनी है क्योंकि जो आप A2 में पढ़ने जा रहे हैं ना आगे, वो उसके अंदर एक आता है पेपर 5, ठीक है। तो
उसके ठीक लिए है, हेल्प हो जाए। जी बेटे, एटीपी होते हैं ना पेपर 5। एटीपी होता है, तो उसमें फिर तो आपके, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं फिर बाद में। हाँ आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा हो सकता है उसकी कैलकुलेशन पेपर 1 में काम आ जाए। क्यों बेकार में, हम छुट्टियां तो हैं बेटा, छुट्टियां तो हैं। जो फारिग बैठे हुए लोग हैं ना, जो किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनकी जिंदगी ऐसे ही है बेटा, बस गुजर रही है, चल रही है। एमसीक्यूज जरा करने की कोशिश है ना, इसलिए। अच्छा, कोई मसला नहीं है, देख लेना। मैं भी देखो, अगर कोई बच्चा नहीं आएगा, 1-2 बच्चे आएंगे, मैं भी क्लास नहीं रखूंगा। सर क्लास तो रखें सर, हमारा पेपर है। हाँ मैं पर रखूंगा यार, क्या हो गया, मैं रखूंगा, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, चलो मेरा बेटा, मेरी दूसरी क्लास है अभी, सर कल सर इसको उसका अपलोड पेपर। कर हाँ बेटा, दीजिएगा। उसने बोलो। मैं अभी अभी के अभी करता हूँ, रुक जाओ, वरना मैं नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा।